गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज आपके आईएससी बोर्ड के लीगल स्टडीज सब्जेक्ट में हम करने जा रहे हैं क्या, क्राइम, लॉ ऑफ क्राइम्स। ठीक है, कुछ स्पेसिफिक क्राइम्स देखेंगे हम। उसके पहले हम क्राइम को एज अ कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करेंगे। क्राइम क्या होता है, उसके एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स क्या होते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन बच्चों, व्हाट इज क्राइम? क्राइम क्या है? किसी चीज को, किसी एक्शन को आप क्राइम कब बोलोगे? पहली बात, कोई एक्शन किया हो आपने, कोई एक्शन कमिट किया हो, कुछ किया हो, या कुछ नहीं किया हो, ओमिट किया हो। देखो, कमिट करना मतलब करना, ओमिट करना मतलब ना करना। सर, कुछ ना करना भी क्राइम हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। देखो कैसे। डॉक्टर की क्या ड्यूटी है? डॉक्टर अगर आप हो तो आपकी कोई ड्यूटी है। आपकी क्या ड्यूटी है कि आप पेशेंट का पूरा ध्यान रखोगे, आप सारे प्रोसीजर फॉलो करोगे। अगर आप लापरवाही करते हो, कोई काम नहीं करते हो, लेट से आप जो इक्विपमेंट होता है सर्जरी का, उसको स्टेरलाइज किए बिना सर्जरी कर देते हो, उसको साफ किए बिना आप अगली सर्जरी कर देते हो, तो जो अगला बंदा जिसकी आपने सर्जरी करी उसको रिस्क हो गया इन्फेक्शन का। तो आपने कुछ नहीं किया। क्या नहीं किया? अपने इक्विपमेंट को स्टेरलाइज नहीं किया, साफ नहीं किया। जो आपकी करनी ड्यूटी बनती थी, आपने अपनी ड्यूटी ओमिट करी। क्या करी? ओमिट करी। तो क्राइम कोई एक्शन हो सकता है, कुछ करना, या कोई ओमिशन हो सकता है जो कि एक ऑफेंस बनाए, जिससे किसी को ऑफेंस हो, जिससे किसी को चोट पहुंचे, डैमेज पहुंचे, और वो पनिशेबल हो लॉ के अंडर। तो कोई एक्शन या ओमिशन जो एक ऑफेंस हो और पनिशेबल हो बाय लॉ, इसे कहते हैं क्राइम। क्राइम के फीचर्स क्या क्या हैं? It is harm brought by some antisocial act of a human being which is the sovereign desires to prevent. Sovereign desires to prevent. Sovereign मतलब कोई भी कंट्री, कोई भी स्टेट प्रिवेंट करना चाहता है ना क्राइम को। तो कोई हार्म है, क्राइम कोई हार्म है, कोई नुकसान है जो कोई एंटी सोशल बंदा करता है, जिसको कि सॉवरेन डिजायर करता है प्रिवेंट करने का, जिसको कि सॉवरेन रोकना चाहता है। प्रिवेंटिव मेजर्स टेकन बाय द सॉवरेन आर थ्रेट, सैंक्शन और पनिशमेंट। क्राइम को रोकने के लिए सॉवरेन यानी कि कंट्री क्या क्या कर सकती है? थ्रेट दे सकती है, या सैंक्शन या पनिशमेंट लगा सकती है। भाई, क्रिमिनल्स को पनिश किया जाता है ना, क्यों किया जाता है? ताकि क्राइम ना हो आगे से। अगला, लीगल प्रोसीडिंग्स फॉर सम आर स्पेशल काइंड ऑफ प्रोसीडिंग ऑफ रूल ऑफ एविडेंस। ठीक है, कुछ स्पेशल टाइप के, अभी हम आगे देखेंगे तो ये पॉइंट आपको और समझाऊंगा। देखिए, अब एलिमेंट देखिए, ये वाला पॉइंट जो है, ये वाली जो चीजें हैं, इनको ध्यान से देखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये सारी। ठीक है, क्राइम बनता किन किन चीजों से है? सबसे पहले बेटा, ह्यूमन बीइंग। क्या कोई जानवर क्राइम कर सकता है? बाय डेफिनेशन कभी नहीं कर सकता। केवल क्राइम कौन करेगा? क्राइम का पात्र, क्राइम का कैरेक्टर कौन होगा? क्राइम कौन करेगा? ह्यूमन बीइंग। दूसरी चीज, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, मेंस रिया। क्राइम के लिए कोई पूछे कि मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट फॉर क्राइम इज इक्वल टू मेंस रिया। मेंस रिया एक लैटिन वर्ड है, इसका सीधा मतलब है इल इंटेंट, मैल इंटेंट, गलत इरादा। ठीक है, इरादा गलत होगा, मेंस रिया होगा, तभी क्या कहते हैं, आप किसी एक्शन को क्राइम बोलोगे। मैं गाड़ी से जा रहा था, सब कुछ सही था, स्पीड लिमिट में चला रहा था, 60 की स्पीड में हाईवे पे, बिल्कुल परफेक्ट। मैंने पी भी नहीं रखी थी कि ड्रिंक एंड ड्राइव बोल दो। मेरे सामने एकदम से कोई ओवरटेक करने के चक्कर में आता है, गाड़ी भेड़ देता हूं मैं और उसकी डेथ हो जाती है। तो क्या मैंने मर्डर कमिट किया? क्या मैंने मर्डर कमिट किया? कोई कह सकता है आदमी तो मर गया, और आदमी मारना मर्डर होता है, तो मर्डर कमिट किया? नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्या मिसिंग है? मेंजरिया। मेरा इरादा थोड़ी था उसे मारने का। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है मेंजरिया। और इसके साथ एक जुड़ा हुआ है लैटिन मैक्सिम जो आपके कोर्स में है, एक्टस नॉन फैसिट रियम निसी मेंसिट रिया।
क्या मतलब है इसका? कोई एक्ट अपने आप में मुझे गिल्टी नहीं करेगा अनलेस एंड अनटिल मेरी इंटेंशन गिल्टी माइंड की रही हो। एक्ट इटसेल्फ डज नॉट मेक अ मैन गिल्टी अनलेस हिज इंटेंशंस वर सो। मेरे गाड़ी वाले एग्जांपल में क्या मिसिंग था? इंटेंशन मिसिंग था। तो मैं उस एक्ट के लिए लायबल नहीं होऊंगा, मैं उस एक्ट के लिए गिल्टी नहीं होऊंगा, क्योंकि एक्ट अपने आप में मैटर नहीं करता है। एक्ट इटसेल्फ डज नॉट मेक अ मैन गिल्टी। एक्ट मुझे केवल गिल्टी नहीं करता है अनलेस मेरे इंटेंशन ये थे। अब कल को पता चले, इन्वेस्टिगेशन हो कि मेरी उस आदमी से झगड़ा था, मेरी व्हाट्सएप चैट से पता चले कि मेरा उस आदमी से झगड़ा था, बहुत टाइम से झगड़ा था, एक इंटेंशन दिखा यहाँ पर, अब थोड़ा शक होगा मेरे ऊपर कि मैंने शायद मर्डर ही किया हो। तो मेंस रिया बहुत इंपॉर्टेंट। अगला एक्टस रियस। एक्टस रियस बोले तो वो एक्ट, वो काम जो आप करने जा रहे हैं। जैसे आपने प्लानिंग बनाई, आपको किसी से नफरत थी, आपने सोचा कि इसको तो मैं गोली मार दूंगा, क्योंकि आपका उससे कभी झगड़ा उगड़ा हुआ था, मोटिव था आपके पास, आप उससे चिढ़ते थे। आपने पूरी प्लानिंग करी, प्रेपरेशन, बंदूक खरीद के लाए, पूरा कहाँ से जाता है कहाँ से निकलता है सब पता किया। तो मेंजरिया आ गया। मेंजरिया कैसे पता चलेगा? अरे भाई आपका उससे झगड़ा हुआ है, अरे भाई आपने बंदूक बंदूक तैयारी करी है, प्लानिंग करी है मारने की, इससे आपका इंटेंशन पता चल रहा है। इसके बाद अगला स्टेप, आप गए और आपने उसके सामने गोली तानी, बंदूक तानी और गोली मार दी। ये जो गोली मारने वाला पार्ट है यही क्या है? एक्टस रियस, वो एक्ट। एन एक्ट कमिटेड और omitted इन फर्दरेंस ऑफ सच एन इंटेंट। जो इंटेंट थी, जो गलत इरादा था, उसको आगे बढ़ाने के लिए जो एक्ट किया जा रहा है, गोली मारना, उसको ही क्या कहेंगे? एक्टस रियस। अगला, इंजरी। बॉडी को हो सकती है इंजरी, गोली मारोगे तो बॉडी को इंजरी होगी। माइंड को हो सकती है इंजरी, किसी को हरास करो, परेशान करो, मारो मत बट डराओ, तो बॉडी को तो नहीं नुकसान पहुंचा रहे हो, लेकिन माइंड को तो उसको डिस्कंफर्ट हो रहा है। रेप्यूटेशन बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। क्राइम अगेंस्ट रेप्यूटेशन भी हो सकता है। तुम्हारी कोई बेइज्जती करे, कोई तुम्हारे बारे में झूठ फैलाए, उसको क्या कहते हो? डेफेमेशन। डिफेम कर दिया मुझे, मेरे बारे में झूठी बातें फैलाई जिसकी वजह से मेरी इज्जत जो है कम हो गई सोसाइटी में। क्या कहते हो इसको? डेफेमेशन। डेफेमेशन किसके अगेंस्ट क्राइम है? क्राइम अगेंस्ट रेपुटेशन। क्राइम अगेंस्ट रेप्यूटेशन। ठीक है, तो ये चार चीजें आपको अपने दिमाग में रखनी है। सबसे पहला ह्यूमन बीइंग, नहीं भूलोगे। अगला सबसे इंपॉर्टेंट, मेंस रिया, एक्टस नॉन फैसिट रियम निसी मेंसिट रिया, याद रखना। एक्ट डज नॉट मेक अ मैन गिल्टी अनलेस अनलेस हिज इंटेंशंस वर सो। उसके इंटेंशन अगर हैं तभी वो गिल्टी होगा। फिर उसके बाद एक्टस रियस, ये वो एक्ट है जो उस इंटेंशन के फर्दरेंस में किया गया है, जो आपका गलत इरादा था उसके फर्दरेंस में। और आखिरी है इंजरी। अब स्टेजेस पे आओ। स्टेजेस भी चार हैं, रिक्वायरमेंट भी चार है, इंग्रेडिएंट भी चार हैं क्राइम के, और स्टेजेस भी चार है, ऐसे याद रखो। पहला इंटेंशन, पहले तो इरादा आएगा बेटा, पहले तो चाहोगे मारना किसी को, मेंसरिया आएगा सबसे पहले, इंटेंशन आ गया। प्रेपरेशन, ठीक है, प्रेपरेशन तैयारी। अब इसके साथ एक चीज याद रखिएगा, जनरली प्रिपरेशन पनिशेबल नहीं होता है। क्या बोला मैंने? जनरली पनिशेबल, जनरली प्रिपरेशन इज नॉट पनिशेबल। मेरे गोली मारने वाले एग्जाम्पल में, जब आप बंदूक खरीद के लाए थे बाजार से और आप तैयारी कर रहे थे, उस स्टेज पे अगर पुलिस आपके घर में आ जाती तो आपको अरेस्ट नहीं कर सकती थी। भाई पुलिस को क्या पता कि आप गोली मारने जा रहे हैं, आप तो केवल बंदूक रखे हुए हैं, वो तो आपको मालूम है ना कि आप कल किसी को गोली मारने जा रहे हैं इसलिए रखे हुए हैं। हाँ, प्रोवाइडेड ऑफ कोर्स वो बंदूक लीगली खरीदी हो आपने। अगर आपने बंदूक ही इलीगली खरीदी है, बिना लाइसेंस के खरीदी है, तो अपने आप में क्राइम है आर्म्स एक्ट के अंदर। मैं कह रहा हूं कि आप लीगली बंदूक खरीद के आए क्योंकि कल आपको किसी को गोली मारनी थी। अब पुलिस इस स्टेज पे आके आपको पनिश नहीं कर सकती, या कोर्ट नहीं पनिश कर सकता, क्योंकि आपने अब कुछ किया नहीं है। तो याद रखिएगा, प्रिपरेशन जनरली पनिशेबल नहीं होता, सजा प्रिपरेशन पे नहीं देते हैं। लेकिन इसके कुछ एक्सेप्शन हैं, ये भी याद रखिएगा। एक्सेप्ट द फॉलोइंग केसेस, ये वो केसेस हैं, ये वो एग्जांपल्स हैं, ये वो कंडीशंस हैं, ये वो क्राइम्स हैं जिनको प्रिपरेशन पे ही पनिश किया जा सकता है, तैयारी करते हुए ही पनिश किया जा सकता है। पहला, प्रिपरेशन टू वेज वॉर अगेंस्ट इंडिया। भारत के खिलाफ आप लड़ाई करने जा रहे हैं, उसकी आप तैयारी कर रहे हैं। आपने गोला बारूद तैयार कर लिया है और आपने प्लान बना लिया है, मैप बना लिया है, चार्ट बना लिया है कि कैसे कैसे अटैक करेंगे इंडिया की किन किन जगहों पे।
तो अगर आपको उस स्टेज पे पुलिस ने पकड़ लिया सारी चीजों के साथ, तो आपको पनिशमेंट मिल जाएगी। अगला, प्रिपरेशन टू कमिट डिप्रेडेशन ऑन टेरिटरीज ऑफ अ पावर एट पीस विथ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। कोई कंट्री है जो इंडिया की दोस्त है, आप उस कंट्री के एरिया को डेप्रेडेट करने जा रहे हैं, उस कंट्री के ऊपर अटैक करने जा रहे हैं, कुछ उसकी टेरिटरी छीनने जा रहे हैं, तब भी आपको पनिश किया जा सकता है प्रिपरेशन स्टेज पे ही। फिर प्रिपरेशन फॉर काउंटरफीटिंग ऑफ कॉइन्स और गवर्नमेंट स्टैम्प, फॉल्स वेट मेजरमेंट एंड फोर्ज्ड डॉक्यूमेंट। नकली सिक्का बनाते समय, नकली वेट बनाते समय, जो नापने के लिए वेट इस्तेमाल होता है, नकली वेट बनाते समय या नकली स्टैंप बनाते समय आपको पकड़ लिया गया तो प्रिपरेशन स्टेज पे ही सजा हो जाएगी। आपने नकली सिक्के यूज नहीं किए अभी, बस बना रहे थे, प्रिपरेशन कर रहे थे, तभी पकड़ लिया गया, तब सजा हो जाएगी। याद रखिएगा, इन 3 केसेस में प्रिपरेशन ही पनिशेबल है। अगले स्टेप पे आइए, अटेम्प्ट। अब आप कोशिश करने जा रहे हैं उस चीज को करने की। गिल्टी इंटेंशन है आपका, सम एक्ट टुवर्ड्स कमीशन, आपने वो काम करने के लिए कोई एक्ट किया, एक्ट मस्ट फॉल शॉर्ट ऑफ कंप्लीटेड ऑफेंस, एक्ट होने से बच गया। समझिए, मेरे गोली मारने वाले एग्जाम्पल में प्रिपरेशन कब कहेंगे और अटेम्प्ट कब कहेंगे। जब मैं एक दिन पहले बंदूक खरीद के लाया और घर में तैयारी कर रहा था, तब तक तो प्रिपरेशन था, बट जब मैं उसके सामने गया, मैंने बंदूक तानी और फायर कर दी, क्या हो गया? अटेम्प्ट। लेकिन अटेम्प्ट मिस हो गया, एक्ट मस्ट फॉल शॉर्ट, ये याद रखिएगा, ठीक है। तो पता है मेरे पर केस कौन सा चलेगा? मर्डर का केस नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि उसको गोली तो लगी ही नहीं, वो तो बच गया। मरता तब तो मर्डर का केस चलता। लेकिन एक बात याद रखिएगा, 307 अटेम्प्ट टू मर्डर, ये अपने आप में ऑफेंस है। आपने किसी का मर्डर करने की कोशिश करी, समझिए, मर्डर अपने आप में एक ऑफेंस है। 302 मर्डर की सजा है अलग, अटेम्प्ट टू मर्डर अलग चीज है। आपने अटेम्प्ट किया मारने का, मरा नहीं आदमी, लेकिन तब भी सजा होगी। और फाइनल क्या स्टेज है क्राइम का? कमीशन। आपने कर ही दिया, गोली मार ही दी, खत्म ही कर दिया, फाइनल स्टेज, कंप्लीट क्राइम। तो सबसे पहले इंटेंशन, प्रिपरेशन, अटेम्प्ट, कमीशन, ठीक है। उसके बाद अब इंटेंशन, मोटिव और नॉलेज में अंतर समझिए। ये सारे वर्ड हम एक साथ यूज करते हैं, लेकिन एक साथ यूज करने वाले शब्द है नहीं, इनमें लॉ में थोड़ा थोड़ा अंतर है। अब देखिए, सबसे पहले समझिए मोटिव और इंटेंशन कैसे अलग अलग है। मेरे गोली मारने वाले एग्जांपल से समझिए। मेरा इंटेंशन है कि मैं इसको मर्डर कर दूं, गोली मार दूं। इंटेंशन क्या है? मेंजरिया क्या है? गोली मारना, मर्डर करना, ओके। मोटिव क्या है? मोटिव ये है कि इंटेंशन क्यों आया, मुझे क्यों गोली मारनी है उसे, मुझे उसे क्यों मारना है। तो पता चला कि भैया मेरा उससे फैमिली का कोई झगड़ा था, प्रॉपर्टी का कोई डिस्प्यूट था, तो वो हो गया मोटिव। उसके बाद बना इंटेंशन। मोटिव वो रीजन है जिसकी वजह से इंटेंशन बना। इंटेंशन तो गोली मारना है, मर्डर करने का मन करना इंटेंशन है। मोटिव है कि ये मन कर क्यों रहा है। मोटिव इज द अल्टीरियर एलिमेंट फॉर कमिटिंग अ क्राइम, इट इज समथिंग दैट मेक्स अ पर्सन कमिट अ क्राइम। कोई ऐसी चीज जिसकी वजह से मेरा मन किया उस क्राइम को कमिट करने का, ये होता है मोटिव। ये वर्ड याद रखिएगा, अल्टीरियर एलिमेंट, कि भाई मुद्दे की बात क्या है, इतना गुस्सा हो क्यों तुम मुझसे, ये है मोटिव, ठीक है। एग्जांपल देखिए, इफ ए एंड बी आर एनिमीज फॉर द लास्ट 10 years एंड वन डे ए किल्स बी, from their previous relation it can be assumed that what could be the reason for A to kill B. For every crime there is a reason for that is motive, ठीक है। ए और बी ने के बीच में 10 साल से झगड़ा था, ए ने बी का कत्ल कर दिया, तो भाई मोटिव पता चल गया ना। मोटिव ये है कि उनका झगड़ा था, क्यों कत्ल करना चाहता था, क्यों, वाई। अल्टीरियर मोटिव क्या था, अल्टीरियर एलिमेंट क्या था, तो उनका रिलेशन खराब था, 10 साल से झगड़ा कर रहे थे। इंटेंशन क्या है? इंटेंशन होता है टू कमिट क्राइम is seen from the act which is a person commits. याद रखिएगा, intention to commit a crime is seen from the act which a person commits. आपने हरकत क्या करी, मोटिव तो था, नफरत तो करते होगे, बट आपने जहर खरीदा ताकि आप उसकी चाय में मिला पाओ, ये इससे इंटेंशन पता चल रहा है, क्या करने का, मर्डर करने का। आपने बंदूक खरीदी ताकि उसको गोली मार पाओ, इससे क्या पता चल रहा है, इंटेंशन पता चल रहा है, मोटिव नहीं पता चल रहा है। मोटिव तो वो अल्टीरियर रीजन है, भाई तुमने जहर खरीदा तो उसको मारना ही क्यों चाहते हो, मोटिव तो वो है। बट इंटेंशन टू कमिट अ क्राइम इज सीन फ्रॉम द
एक्ट विच अ पर्सन कमिट्स, वो एक्ट आपने क्या किया उससे इंटेंशन पता चलेगा. गिविंग पॉइजन टू समवन शोज द इंटेंशन ऑफ अ पर्सन कैन बी सीन फ्रॉम द ओवर्ट एक्ट. इंटेंशन कैसे पता चलेगा कि आपने जहर दिया, आपने जहर दिया, क्यों दिया वो तो मोटिव है. ठीक है. अब नॉलेज, नॉलेज क्या है, आपको पता था कि ऐसा करने से वो मर जाएगा. मान लो एक आदमी है, अब नॉर्मली तुम चलते हुए किसी के सर पे ऐसे टपली बजा दो तो वो मर तो जाएगा नहीं, नहीं मरेगा. बिल्कुल सही बात है, मरेगा तो नहीं यार हल्की सी टपली में. लेकिन मान लीजिए आपको मालूम हो कि इस आदमी को ब्रेन ट्यूमर है और इस आदमी को अगर हल्का सा भी सर पे लगा तो ये मर जाएगा. उतने से नॉर्मल आदमी ना मरता लेकिन वो मर जाएगा. तो आपको क्या थी, नॉलेज थी कि आपका ये एक्ट कुछ करेगा जिससे वो मर जाएगा. तो चट से आपने टपली बजाई, वो मर गया. अब आप ये डिफेंस अगर यूज करेंगे कि अरे मुझे क्या पता था कि ये मर जाएगा, मैं तो नॉर्मली हल्का सी टपली मारी थी. तो अगर ये गलती से प्रूव हो गया कि आपको पता था कि उसको ब्रेन ट्यूमर है, तब आपको भी धर लिया जाएगा क्राइम के लिए. नॉलेज इज हैविंग पॉसिबल इंफॉर्मेशन ऑफ द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ एन एक्ट. A knows that B's intestines are swelling and any blow on it may cause serious injury to B, resulting in death. And A gives a blow to B on that part only. Here, A has knowledge of the act he committed. A को मालूम था कि B की इंटेस्टाइन में swelling है. नॉर्मली आप किसी को घुसा मारिए पेट में तो दर्द तो बहुत होगा, बट मरेगा तो नहीं ना आदमी, कितनी तेज घुसा मार दोगे. लेकिन ए को मालूम था कि इसके इंटेस्टाइन में स्वेलिंग है, हल्का भी घुसा मारा, थोड़ा भी जोर से मारा, मर जाएगा. उसने मारा, मर गया. तो ही हैड नॉलेज. नॉलेज इज हैविंग अ पॉसिबल इंफॉर्मेशन ऑफ द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द एक्ट. आपके एक्ट से कॉन्सिक्वेंस क्या निकलेगा इसकी इंफॉर्मेशन आपके पास है. आपके हरकत करने से होगा क्या ये आपको मालूम है. ये है नॉलेज. तो ये था बेटा मोटिव, इंटेंशन और नॉलेज. हल्का हल्का अंतर है, मैं समझ पा रहा हूं, आपको भी बहुत हल्का हल्का अंतर लग रहा होगा, हल्का ही हल्का अंतर है. ठीक है. अब थोड़ा डेप्थ में देखो. इंटेंशन स्टेजेस ऑफ क्राइम में सबसे पहले आया. स्टेजेस ऑफ क्राइम तुम्हारे में टॉपिक है इसलिए बहुत डेप्थ में अच्छे से बता रहा हूं. सबसे पहले इंटेंशन आया, ये पहला स्टेज है. इट इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ क्राइम वेयर द अक्यूज्ड पर्सन फॉर्म्स द मेंटल स्टेज मेंस रिया टू commit a part offense. Intention is a negative word in consonance to crime. It involves an evil desire. Intention मतलब ill intention, खराब intention, बुरा इरादा. Intention केवल मतलब होता है इरादा, बट हम यहाँ पे जिस इंटेंशन की बात कर रहे हैं वो है इल इंटेंशन. इट इन्वॉल्व्स एन इविल डिजायर टू कमिट द क्राइम. It is important to note that individuals are not punished for any evil thought or unlawful intention. Means only on the basis of mens rea person cannot be punished. हाँ, ये बात आई. देखिए, आपको इंटेंशन के स्टेज पे भी नहीं पनिश किया जा सकता. आप किसी को गोली मारना चाहते हो, उसका मर्डर करना चाहते हो, तो बस इस चीज के लिए आपको सजा दे दें. अरे तुम दिन भर में कई लोगों का मर्डर करना चाहते होगे तो तुमको सजा थोड़ी दे देंगे उस चीज के लिए. ठीक है. अगला प्रेपरेशन. प्रेपरेशन इंटेंशन के बाद आता है. और कोई भी ऐसा एक्शन, इट इन्वॉल्व्स एक्शन इन फर्दरेंस बट हैज नॉट येट टेकन एनी कॉन्क्रीट स्टेप टुवर्ड्स इट्स कमीशन. ये टर्म याद रखिए. प्रेपरेशन इन्वॉल्व्स एनी एक्ट इन फर्दरेंस. इन फर्दरेंस, आगे अपने प्लान को बढ़ाने के लिए आपने कुछ किया तो उसको कहेंगे प्रेपरेशन. फर्दरेंस मतलब आगे बढ़ाना. बट आपने यू हैव नॉट येट टेकन एनी कॉन्क्रीट स्टेप, आपने कोई सॉलिड स्टेप अभी लिए नहीं, अभी जाके गोली मार नहीं दी है, तब तो अटेम्प्ट हो जाएगा. लेकिन आप तैयारी कर रहे हो, फर्दरेंस में कर रहे हो, तो प्रिपरेशन स्टेज अभी आएगी. अब आपको बता चुका हूं कि प्रिपरेशन पनिशेबल नहीं होती है, ये 3 एक्सेप्शन लिखे हुए. अब अगली स्टेप आ गई, अटेम्प्ट. अटेम्प्ट आता है प्रेपरेशन के स्टेज के बाद. अच्छा, अब जब फ्यूचर में कभी अगर आपने लॉ करने का डिसाइड किया तो बेटा ये भी बड़ा मुश्किल है कि प्रेपरेशन कब खत्म होता है और अटेम्प्ट कब चालू होता है. सोचना इस बात को कभी, आप तुम्हारे कोर्स से थोड़ा अलग है, लेकिन समझ लो प्रिपरेशन के बाद आता है अटेम्प्ट. इट फॉलोज द प्रिपरेशन स्टेज एंड इन्वॉल्व्स टेकिंग डायरेक्ट एक्शन. ये वर्ड याद रखिए, डायरेक्ट एक्शन टुवर्ड्स द कमीशन ऑफ द इंटेंडेड ऑफेंसेस. In this stage, accused person makes a physical or overt act towards the completion of crime, but the offense is not yet fully committed. हमने कोई क्या किया, हमने कोई एक्शन लिया, डायरेक्ट एक्शन लिया, लेकिन अभी क्राइम कंप्लीट फुल्ली कमिट नहीं हुआ है. अंडर आईपीसी, अटेम्प्ट टू कमिट अ क्राइम इज पनिशेबल अंडर सेक्शन 51 which may extend to imprisonment for life. और 51 नहीं है बेटा, ये 511 है ना. ये कुछ एरर आ गया है. अटेम्प्ट किस में पनिशेबल है, आईपीसी में 511, आईपीसी में सेक्शन 511 लास्ट सेक्शन है अटेम्प्ट.
किसी भी ऑफेंस का अटेम्प्ट अगर अलग से पनिशेबल नहीं है तो उसको 511 के अंदर पनिश किया जाएगा। लेकिन कुछ ऐसे ऑफेंसेस हैं जिनका अटेम्प्ट अलग से ऑलरेडी पनिशेबल है, जैसे 302 में मर्डर की सजा लिखी हुई है, पनिशमेंट फॉर मर्डर। आपने किसी को गोली मार के उसकी जान ले ली, मर्डर कर दिया जिससे आपका झगड़ा था, और ये बात प्रूव हो गई कोर्ट में, तो मर्डर की सजा मिलेगी। और दो ही सजाएं, इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ यानी कि उम्र कैद, या फिर डेथ पेनल्टी, पनिशमेंट फॉर मर्डर। लेकिन एक बात समझो, एक सेक्शन है 307, वो एक दूसरी चीज की पनिशमेंट देता है, पनिशमेंट फॉर अटेम्प्ट टू मर्डर। आपने कोशिश की मर्डर करने की, तो अटेम्प्ट वैसे आप क्या कहोगे, अटेम्प्ट सेक्शन 511 में आईपीसी के पनिशेबल है। लेकिन कुछ ऐसे ऑफेंसेस हैं जिनका अटेम्प्ट अलग से, जैसे मर्डर का अलग से है, अटेम्प्ट टू मर्डर, ठीक है। द पनिशमेंट फॉर अटेम्प्ट इज जनरली लेसर देन द पनिशमेंट फॉर एक्चुअल ऑफेंस। हाँ, अब ये नेचुरल सी बात है, मर्डर की पनिशमेंट ज्यादा होगी या अटेम्प्ट टू मर्डर की पनिशमेंट ज्यादा होगी? मर्डर में तो आदमी मर गया, आपने मार दिया, वो मर गया, तो उसकी पनिशमेंट ज्यादा होगी। अटेम्प्ट टू मर्डर की पनिशमेंट कम होगी। तो अटेम्प्ट में जनरली पनिशमेंट कम होती है। बच गया ना आदमी, आपने गोली चलाई बट बच गया, तो अटेम्प्ट किया केवल। अब फाइनल स्टेप पे आ जाइए, कमीशन। आपने क्राइम कर दिया। इज द फोर्थ एंड फाइनल स्टेज ऑफ क्राइम व्हेन द अक्यूज्ड पर्सन सक्सेसफुली कंप्लीट्स द ऑफेंस बाय परफॉर्मिंग ऑल नेसेसरी एक्ट। ठीक है, आपने क्राइम कर दिया। अब आइए कैटेगरीज ऑफ क्राइम। ठीक है, कैटेगरी ऑफ क्राइम। आदमी के अगेंस्ट क्राइम, क्राइम अगेंस्ट पर्सन, क्या क्या आ गया? कल्पेबल, होमिसाइड, मर्डर, असॉल्ट, एटसेट्रा एटसेट्रा। प्रॉपर्टी के अगेंस्ट क्राइम क्या क्या आ गया? चोरी, थेफ्ट, रॉबरी, डकैती, हाउस ट्रेसपास, हाउस ट्रेसपास एट नाइट, ये सब आ गया। स्टैट्यूटरी क्राइम, देखो बेटा स्टैट्यूटरी क्राइम क्या होता है, एक बात समझो। कोई भी एक्ट, कोई भी एक्ट, जैसे अभी क्या बोल दें, कौन सा एक्ट बता दें? आईपीसी, इंडियन पीनल कोड, ये एक्ट है, पार्लियामेंट ने बनाया है, ठीक है। मतलब ये इंडिपेंडेंस के पहले बना है 1862 में, लेकिन बनाया तो पार्लियामेंट या जो भी बॉडी उस समय बैठी होगी। अभी क्या है, आईपीसी चेंज हो गया है 1 जुलाई 2024 से, भारतीय न्याय संहिता, बीएनएस हो चुका है अब आईपीसी। तो कोई भी एक्ट जिसको पार्लियामेंट ने बनाया है उसको कहा जाता है क्या? स्टैचूट। सुनना मेरी बात ध्यान से। केवल यही नहीं, आरबीआई किससे बना है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया किससे बना है? आरबीआई एक्ट से बना है, 1934 का है आरबीआई एक्ट। और सुनो, सेबी किससे बना है? सेबी एक्ट से बना है, 1992 का, 2 का ही है, 1992 का है सेबी एक्ट। अब एक बात को समझो, कोई भी एक्ट, कोई भी एक्ट होता है स्टैचूट, और एक्ट ही तो लॉ होता है। कौन बनाता है लॉ को? पार्लियामेंट बनाती है। पार्लियामेंट ने एक्ट बनाया तो मतलब पार्लियामेंट ने लॉ बनाया, उसको कहते हैं स्टैचूट। तो सेबी एक्ट क्या हुआ? स्टैचूट हुआ। आरबीआई एक्ट क्या हुआ? स्टैचूट हुआ। आरबीआई एक्ट से आरबीआई बना है, सेबी एक्ट से सेबी बना है। तो आरबीआई और सेबी को क्या कहोगे? स्टैच्यूटरी बॉडीज। तुमको पूरा गेम समझा रहा हूं ताकि रटने में आसानी हो। वर्ड जो होते हैं ना, जैसे तुमने स्टैच्यूटरी ऑफेंस पढ़ लिया, रट लिया, तो याद थोड़ी रहेगा। पहले समझो स्टैच्यूटरी ऑफेंस का मतलब क्या है वर्ड का। तो मैंने कहा आरबीआई, आरबीआई एक्ट से बना है, सेबी, सेबी एक्ट से बना है, और मैंने कहा एक्ट को ही स्टैच्यूट बोला जाता है। तो क्या हम आरबीआई और सेबी को स्टैच्यूटरी बॉडी कह सकते हैं? मतलब ऐसी बॉडी, ऐसी बॉडी, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन, ऐसी इंस्टीट्यूशन जिसको किसी एक्ट से बनाया गया हो, जिसको किसी लॉ से बनाया गया हो, उसको क्या कहोगे? स्टैच्यूटरी बॉडी। उसी तरह अगर कोई ऑफेंस है, कोई क्राइम है, और उसको क्राइम किसी एक्ट से बनाया गया हो, किसी स्टैच्यूट से बनाया गया हो, किसी एक्ट को पास किया गया हो जिसमें लिखा गया हो कि ये करना क्राइम है, तो उसको क्या कहोगे? स्टैच्यूटरी क्राइम। एग्जाम्पल के तौर पे, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट आपकी कंट्री में एक एक्ट है, जो कि बिल ऑफ एक्सचेंज हुआ, चेक हुआ जो बैंक का होता है, बैंक में चेक देते हो,
चेक हुआ, बिल ऑफ एक्सचेंज हुआ, प्रॉमिसरी नोट हुआ, इनसे रिलेटेड लॉ बताता है हमें, ठीक है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। अगर आप किसी को चेक देते हो और वो चेक लगाता है बैंक में और चेक बाउंस हो जाता है, तो ये क्राइम है। चेक बाउंस होना क्राइम है। आपको किसी को भी चेक इतना हल्के में नहीं देना है। अगर आप किसी को चेक दे रहे हो तो ये चीज मेक श्योर करो कि उसमें पैसा हो, वरना ये क्राइम हो जाएगा। ये क्राइम कैसा है? स्टैट्यूटरी क्राइम है। क्यों? क्योंकि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में ये लिखा हुआ है कि चेक बाउंस कराना क्राइम है। तो ये कैसा ऑफेंस हो गया? स्टैट्यूटरी ऑफेंस हो गया। तो एनी ऑफेंस, एनी क्राइम that is declared as a crime by an act, by a law, by a statute, such a crime is known as statutory crime. फिर क्या आ गया? इनकोएट क्राइम। इनकोएट क्राइम मतलब इनकम्प्लीट क्राइम। अटेम्प्ट, अटेम्प्ट कंप्लीट कहाँ हुआ? अटेम्प्ट टू मर्डर हुआ ना, तुमने मर्डर करने जा रहे थे बट कंप्लीट नहीं हो पाया। अटेम्प्ट। इनकोएट का मतलब ही होता है क्या? इनकम्प्लीट। क्या होता है? इनकम्प्लीट। फिर क्या? फाइनेंशियल क्राइम। आपको मालूम है इनसाइडर ट्रेडिंग जैसे, मान लीजिए आप एक कंपनी में हैं और आपको मालूम है कि कल कंपनी के स्टॉक जो है, स्टॉक के प्राइसेस जो है वो बढ़ जाएंगे या घट जाएंगे, तो आप एक दिन पहले ही ये इंफॉर्मेशन किसी और को बेच रहे हो। ये क्या हो गया? फाइनेंशियल क्राइम, जो वाइट कॉलर क्राइम भी कहा जाता है, जो फाइनेंस और इससे रिलेटेड इकोनॉमिक ऑफेंसेस से रिलेटेड होता है। ठीक है, तो सबसे पहला क्या मैंने बोला? क्राइम अगेंस्ट पर्सन विच अफेक्ट्स द पर्सन बॉडी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कल्पेबल होमिसाइड, आदमी ही मार दिया आपने। मर्डर, उसमें भी आदमी मार दिया आपने। असॉल्ट, आदमी को डरा दिया आपने कि मार दोगे आप उसको। ठीक है, और भी वुमेन के खिलाफ रेप हुआ। ठीक है, फिर क्या? एसिड थ्रोइंग, अटेम्प्टिंग थ्रू ग्रीवियस हर्ट, किसी को ऐसी चोट पहुंचाना कि उसका हाथ पैर टूट जाए, इसको क्या कहते हो? ग्रीवियस हर्ट। ये सब क्या हुए? क्राइम अगेंस्ट पर्सन। क्राइम अगेंस्ट प्रॉपर्टी, आप समझ गए, किसी की प्रॉपर्टी को बिना बोले डिसऑनेस्टली चोरी करना, जैसे थेफ्ट हो गया। ठीक है, फिर स्टैट्यूटरी क्राइम बता दिया, जो क्राइम किसी एक्ट में बताया गया हो कि ये क्राइम है। ठीक है, कोई ऐसा क्राइम जो किसी लॉ ने बताया हो कि क्राइम है, उसके पहले लोग क्राइम नहीं मानते थे। जैसे एक बात बताओ, जब लॉ नहीं भी बनाता, आईपीसी नहीं भी बनाता, तो किसी की जान लेना लोग क्राइम ही मानते होंगे ना। ये इसके लिए एक्ट बनाने की तो जरूरत है नहीं। बात को समझने की कोशिश करो। कुछ चीजें नेचुरली क्राइम फील होती हैं, कुछ चीजें जैसे चेक बाउंस होना नेचुरली क्राइम नहीं फील होता है। वो क्राइम इसलिए है क्योंकि लॉ ने, स्टैट्यूट ने बोला है कि वो क्राइम है, इसलिए क्राइम है। तो स्टैट्यूटरी क्राइम्स आर दोस क्राइम्स व्हिच हैव बीन डिक्लेयर्ड एज अ क्राइम बाय एन एक्ट, बाय लॉ। ठीक है, फिर इनकोएट, इनकम्प्लीट क्राइम जैसे अटेम्प्ट, फिर फाइनेंशियल क्राइम। चीटिंग, सेक्शन 415 में है चीटिंग। अब आ जाओ चीटिंग। ठीक है, चीटिंग सेक्शन नंबर 415, whoever by deceiving any person fraudulently or dishonestly, पहला शब्द डिसीव किया, छलावा, fraudulently or dishonestly induces that person so deceived to deliver any property to any person or to consent that any person shall retain any property, or intentionally induces the person so deceived to do or to omit anything which he would not do or omit it he were not so deceived। ठीक है, ये होता है चीट। अब समझो, पहले इलस्ट्रेशन देख लो। मैंने अपने आप को कुछ और रिप्रेजेंट किया तुमसे, और क्यों ऐसा रिप्रेजेंट किया? ताकि डिसीव कर पाऊं तुम्हें, तुम्हें धोखा दे पाऊं, ताकि तुम अपनी कोई प्रॉपर्टी मुझे ट्रांसफर कर पाओ। सिंपल। A by falsely pretending to be in the full service intentionally deceives Z and thus dishonestly induces Z to let him have a credit on credit goods for which he does not mean to pay। A cheats। ठीक है, ए ने जेड को बताया कि वो बहुत बड़ा अधिकारी है, ऑफिसर है, जिसकी वजह से जेड ने उसको उधार पे सामान दे दिया, क्योंकि लगा यार बड़ा ऑफिसर है, दे ही देगा पैसा, पैसे वाला है। और ए का कोई इरादा था नहीं पैसा देने का, वो तुरंत गायब होना चाह रहे थे, तुरंत माल लेते ही क्या किया? चीट किया, अपने आप को गलत रिप्रेजेंट किया, डिसीव किया। A, by exhibiting to Z a false sample of an article, intentionally deceives Z into believing that the article corresponds with the sample and thereby dishonestly induces Z to buy and pay for the article। ठीक है, क्या किया हमने? हमने कुछ दूसरा सैंपल दिखाया आपको और बेच कुछ और दिया। जैसे आप मेरे यहाँ चावल खरीदने आए, आपको चाहिए था बासमती, तो मैंने आपको सैंपल तो दिखाया बासमती का, आप इंप्रेस हो गए, अरे वाह क्या चावल है, भिजवा देना। पर जो चावल भिजवाया वो गलत क्वालिटी का था, तो सैंपल से मैच नहीं किया ना, तो यहाँ पर भी मैंने आपको डिसीव किया। अगला,
A, by pledging as diamonds article which he knows are not diamonds, intentionally receives Z and thereby dishonestly induces to lend money. A cheats. गिरवी रखते हो कोई सामान पैसा लेने के लिए, उसी को कहते हैं प्लेज करना. क्या करना? प्लेज करना, गिरवी रखना सामान. तो मैं तुम्हारे आया सामान गिरवी रखने पैसा लेने के लिए ऑब्वियसली, और मैंने तुम्हें डायमंड दिए कि ये डायमंड है, इनको गिरवी रख लो, इनके बदले मुझे 50 लाख रुपए दे दो. तुमने मुझे दे दी 50 लाख रुपए. बाद में पता चला वो डायमंड तो थे ही नहीं, फेक थे. ये क्या किया? चीट किया. A intentionally deceives Z into a belief that A has performed A's part of a contract made with Z, which he has not performed, and thereby dishonestly induces Z to pay money. A cheats. A और Z के बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट रहा होगा जिसमें A को कुछ करना होगा और Z को कुछ करना होगा. तो A ने ऐसा दिखाया कि उसने अपना काम कर दिया है, तो Z ने उसे पैसा दे दिया, जबकि A ने अपना काम नहीं किया था. अगला इंग्रेडिएंट्स का है. अब एक बार इंग्रेडिएंट देख लीजिए, ठीक है, कि क्या किन चीजों से मिलके बनेगा चीटिंग. सबसे पहले देयर शुड बी अ फ्रॉडुलेंट और डिसऑनेस्ट. आंसर आप ऐसे ही लिखेंगे, देयर शुड बी अ फ्रॉडुलेंट और डिसऑनेस्ट इंड्यूसमेंट ऑफ अ पर्सन बाय डिसीविंग हिम. क्या बोला? फ्रॉडुलेंट, फ्रॉड से या डिसऑनेस्टली, झूठ बोल के इंड्यूस किया, मनाया, पटाया, ऑफ अ पर्सन बाय डिसीविंग हिम. डिसीव कर दिया, धोखे में डाल दिया. और जो पर्सन जो डिसीव हुआ है, द पर्सन सो डिसीव शुड बी इंड्यूस टू डिलीवर एनी प्रॉपर्टी. अब जो धोखे में आया है वो आपको कोई सामान दे, तब होगा चीटिंग, ठीक है, उस धोखे में आके. अगला, द पर्सन सो डिसीव शुड बी इंटेंशनली इंड्यूस टू डू और टू ओमिट टू डू एनीथिंग व्हिच ही वुड नॉट डू और ओमिट इफ ही वर नॉट सो डिसीव्ड. वो काम वो नेचुरली वैसे नहीं करता अगर डिसीव नहीं होता तो. वो आपको कभी नहीं देता अगर आप उसको ये नहीं बताते कि आप अफसर हैं बहुत बड़े. समझ रहे हैं? ठीक है, बाकी ये पीडीएफ अटैच हो जाएगी. प्रॉपर्टी इसमें मूवेबल भी हो सकती है, मूवेबल भी हो सकती है. आगे अभी हम थेफ्ट पढ़ेंगे. थेफ्ट में केवल चोरी, मतलब थेफ्ट में केवल मूवेबल प्रॉपर्टी होती है. बाकी ये आ जाएगा. पनिशमेंट क्या है भैया? 4 साल तक की सजा और फाइन या बोथ, अप टू 4 ईयर. 4 साल तक की सजा हो सकती है आईपीसी में. अब आइए थेफ्ट. सबसे सिंपल है. थेफ्ट क्या है? चोरी. थेफ्ट क्या है? सेक्शन 378 में डिफाइंड है. सबसे पहले तो ये समझ लो. और आगे भी है क्या कुछ? ठीक है, सेक्शन 378. ठीक है, सेक्शन 378 में है थेफ्ट. कुछ चीजें समझो. थेफ्ट ओनली ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, ये याद रखना. आपसे पूछे कि सब्जेक्ट मैटर क्या है थेफ्ट का, क्या चीज चोरी हो सकती है, तो आपका जवाब धड़ से आना चाहिए, सीधे स्ट्रेट फॉरवर्ड आना चाहिए. क्या? केवल मूवेबल प्रॉपर्टी चोरी हो सकती है. सर मूवेबल प्रॉपर्टी क्या है? अरे तुमको मालूम है. जो इमूवेबल प्रॉपर्टी ना हो. तो पूछोगे कि सर फिर इमूवेबल प्रॉपर्टी क्या है? देखो, इमूवेबल प्रॉपर्टी का मतलब होता है, इमूवेबल प्रॉपर्टी का मतलब होता है लैंड, यानी कि जमीन, लैंड या एनीथिंग अटैच्ड टू लैंड, या एनीथिंग परमानेंटली अफिक्स्ड टू समथिंग अटैच्ड टू लैंड. या बेनिफिट्स अराइजिंग आउट ऑफ लैंड, जैसे राइट ऑफ वे एक्सेट्रा, राइट ऑफ फेरी. ठीक है, तो इमूवेबल प्रॉपर्टी क्या है? जमीन, कोई चीज जो जमीन में अटैच्ड हो, एनीथिंग अटैच टू लैंड, जैसे दीवार, दीवार अटैच ही तो होती है जमीन से, या पेड़, पेड़ भी तो अटैच होता है जमीन से. फिर एनीथिंग परमानेंटली अफिक्स्ड टू समथिंग अटैच टू लैंड, मतलब
कोई चीज जमीन में अटैच्ड है, उसमें कोई चीज अफिक्स्ड है, जैसे विंडो पेन। विंडो पेन तो लगी हुई है किसमें, दीवार में, बट परमानेंटली अफिक्स्ड है ना। उसके बाद बेनिफिट्स अराइजिंग आउट ऑफ लैंड, लैंड में से कोई भी बेनिफिट आ रहा है तो वो होगा इमूवेबल प्रॉपर्टी। तो ये चीजें अगर नहीं है तो वो है मूवेबल प्रॉपर्टी, और थेफ्ट केवल मूवेबल प्रॉपर्टी का होता है। अब देखिए थेफ्ट क्या क्या होगा, सीधे ना वो देखिए एसेंशियल्स देखिए, उसके बाद हम ये देखेंगे। हाँ, पहले आपका डिसऑनेस्ट इंटेंशन होना चाहिए प्रॉपर्टी लेने का। क्या होना चाहिए, सबसे पहली जरूरी चीज क्या है थेफ्ट होने के लिए, डिसऑनेस्ट इंटेंशन टू टेक प्रॉपर्टी। आपका इरादा है कि आप उससे प्रॉपर्टी डिसऑनेस्टली, धोखे से लेना चाह रहे हैं। अगला, अच्छा सेक्शन 24 जो है आईपीसी का, वो डिफाइन करता है कि डिसऑनेस्टली क्या क्या मतलब है। हुएवर डज एनीथिंग विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग रॉन्गफुल गेन टू वन पर्सन और रॉन्गफुल लॉस टू अनदर पर्सन इज सेड टू डू दैट थिंग डिसऑनेस्टली। कोई भी अगर किसी काम को करता है गलत तरीके से फायदा पहुंचाने के लिए या गलत तरीके से नुकसान पहुंचाने के लिए किसी को, तो उसको कहते हैं डिसऑनेस्टली करना। तो सबसे पहली चीज थेफ्ट के लिए क्या है, डिसऑनेस्टली आपका इंटेंशन होना चाहिए किसी के सामान को लेना, टू टेक प्रॉपर्टी। अगला, टेकिंग नीड नॉट बी परमानेंट। जरूरी नहीं है चोरी करने के लिए कि आप परमानेंटली चोरी करने ले जा रहे हैं तभी चोरी मानी जाएगी। अगर किसी का सामान है और आपने चोरी से उसका सामान उठाया और कुछ घंटे के लिए इस्तेमाल करने के लिए भी लिया, वो भी चोरी होगी। परमानेंटली ले जाना जरूरी नहीं है, बस जरूरी क्या है कि आपने उसके ओरिजिनल ओनर से वो चीज डिसऑनेस्टली ली, बिना उसकी कंसेंट के। ठीक है, अच्छा भाई मिस्टेक अगर कर दे गलती से, दोनों का फोन एक जैसा दिखता, कभी कभी ऐसा होता है कि स्कूटी तुम्हारी खड़ी है सेम कलर की है, जाके किसी और की स्कूटी पे बैठ गए वो भी सेम कलर की है, तो उसी में चाबी घुसा दिए, ऐसा होता है ना, तो ये तो गलती से हुआ है, तो ये थेफ्ट नहीं होगा। ठीक है, स्टीलिंग वन्स ओन प्रॉपर्टी। आप देखिए, आप अपने ही सामान की चोरी के लिए भी आपको सजा हो सकती है। अरे सर ऐसा कैसे हो सकता है, सामान मेरा है, मैं कैसे चोरी कर सकता हूं, बताता हूं ना। थेफ्ट की एक और चीज समझो, थेफ्ट केवल मूवेबल प्रॉपर्टी का तो होता है, उसके साथ साथ थेफ्ट मूवेबल प्रॉपर्टी का तो है ही, बट उसके साथ साथ एक और चीज है, क्या कि डिसऑनेस्टली टेकिंग प्रॉपर्टी अवे फ्रॉम राइटफुल पोजेशन। समझना, चोरी जो होती है बेटा वो पोजेशन से होती है, ओनरशिप से नहीं होती है। अभी समझाता हूं कि मैं अपने सामान की कैसे चोरी कर सकता हूं। मेरे पास घड़ी थी, मैंने रिपेयर करने के लिए रिपेयर वाले को दी। मैं रिपेयर वाले के पास गया, मेरे पास पैसे नहीं थे, जब उसका ध्यान कहीं और था, चुपके से मैंने अपनी घड़ी उठाई और निकल लिया। अब मेरी ड्यूटी थी कि मैं पैसा दूं उसको तब मुझे मिले, घड़ी का मैं ओनर तो हूं, बट क्या घड़ी मेरे पोजेशन में थी, दो बातें अलग हैं। क्या घड़ी मेरे पास थी, लेकिन नहीं थी, मेरा पोजीशन नहीं था। मेरा पोजीशन हो जाता अगर मैं उसको रिपेयर करने वाले को पैसा दे करके जो रिपेयर का था वापस ले लेता। तो मैं अपने सामान की भी चोरी कर सकता हूं, क्योंकि चोरी पोजीशन से होती है, ओनरशिप से नहीं होती है। किसी की स्कूटी, किसी ए की स्कूटी थी, ए ने बी को दी थी चलाने के लिए, तुमने चोरी कर ली बी से, तो क्या बी तुम पे केस नहीं कर सकता क्योंकि बी तो ओनर नहीं है स्कूटी का? अरे बिल्कुल कर सकता है, क्योंकि स्कूटी के पोजीशन में तो था वो। समझ रहे हो एग्जांपल, स्कूटी उसके पास तो थी, ए की स्कूटी थी, ए ने बी को दी स्कूटी। ओनर कौन है स्कूटी का? ए। अभी है किसके पास? बी के पास। बी से चोरी कर ली स्कूटी, तो क्या बी केस नहीं कर सकता है क्योंकि बी ओनर नहीं है? कर सकता है, क्योंकि पोजीशन से चोरी की जाती है, ओनरशिप से चोरी नहीं की जा सकती है। तो मूवेबल प्रॉपर्टी राइटफुल पोजेशन से डिसऑनेस्टली लेना, डिसऑनेस्टली टेकिंग प्रॉपर्टी अवे फ्रॉम राइटफुल पोजेशन। राइटफुल क्यों? क्योंकि वो जो वॉच का रिपेयर करने वाला था उसके पास राइटफुली थी ना, उसका अधिकार था, उसका हक था
उस घड़ी को रखना। अगला, प्रॉपर्टी मस्ट बी मूवेबल, बता चुका हूं। वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी, हाँ एक और बात समझिए, प्रॉपर्टी की वैल्यू होना जरूरी नहीं है, हो सकता है बहुत सस्ती हो, ठीक है, हो सकता है बहुत महंगी हो, ठीक है, कोई भी वैल्यू हो, अप्रिशिएटेबल वैल्यू होनी चाहिए, ज्यादा कम की बात ही नहीं है। अगला, प्रॉपर्टी शुड बी टेकन आउट ऑफ द पोजेशन ऑफ अनदर पर्सन, नॉट ओनरशिप, बता चुका हूं आपको, ये पीडीएफ अटैच हो जाएगी, पूरा पॉइंट पढ़ लीजिएगा, बात वही है जो भी आपको मैंने हिंदी में बताई है। प्रॉपर्टी शुड बी टेकन विदाउट द कंसेंट ऑफ दैट पर्सन, ये भी बड़ी जरूरी पॉइंट है। अरे किसी से पूछ के सामान ले रहे हो तो चोरी कहां हुआ फिर, ठीक है, बिना कंसेंट के ले रहे हो ना, तब है चोरी, ठीक है। अच्छा, consent obtained by false representation which leads to a misconception of facts will not be a valid consent। आपने consent तो ली, लेकिन झूठ बोल के ली। कैसे ली? झूठ बोल के ली, तो वो कोई consent थोड़ी हो गई, ठीक है। एक सेकेंड, ठीक है। देयर मस्ट बी सम मूविंग ऑफ द प्रॉपर्टी इन ऑर्डर टू अकॉम्प्लिश द टेकिंग ऑफ इट, ठीक है। मान लीजिए पेड़ लगा हुआ है, पेड़ लगा हुआ है, पेड़ तो मूवेबल प्रॉपर्टी है नहीं, इसकी तो चोरी हो नहीं सकती, लेकिन हो जाएगी जैसे ही आपने पेड़ को काटा, डिटैच किया और उसको मूव किया, अब वो थेफ्ट का सब्जेक्ट बन गया, ठीक है। तो उसका रिमूवल जो है, क्या, देयर मस्ट बी सम मूविंग ऑफ द प्रॉपर्टी इन ऑर्डर टू अकॉम्प्लिश द टेकिंग ऑफ इट, ठीक है। अच्छा, एक बड़ा फेमस एग्जांपल है इसमें, मान लीजिए कि एक नौकर है किसी के घर में, उसने देखा कि ज्वेलरी पड़ी हुई है एक, उसने ज्वेलरी को उठाया और उसी घर में टेबल क्लॉथ के नीचे ढक दिया, छुपा दिया। अब वो घर के लोग ढूंढ रहे हैं, उनको मिल नहीं रही है, उसका प्लान था कि वो बाद में उसको लेगा और जो है बेच देगा, पैसा ले लेगा। क्या ये थेफ्ट हुआ? क्योंकि उसने उन्हीं के घर में रखा हुआ है, लेकर तो कहीं गया नहीं, ये भी थेफ्ट होगा, ये भी थेफ्ट होगा, क्योंकि आपने मूव तो कर दिया ना, आपने मूव तो कर दिया ना, ठीक है। पनिशमेंट क्या है भैया थेफ्ट की? 3 साल तक मैक्सिमम, चीटिंग की ज्यादा है, ठीक है। अब एक चीज देखो, एक टॉपिक देखो तुम्हारा, कल्पेबल होमिसाइड, सेक्शन 299 और मर्डर सेक्शन 300, ठीक है। कल्पेबल होमिसाइड और मर्डर, इसके बीच में डिफरेंस समझने की कोशिश करो, ठीक है। कल्पेबल होमिसाइड में आपने डेथ कॉज की, मर्डर में भी आपने डेथ कॉज की, दोनों जगह आदमी तो मर ही रहा है, बस डिग्री का अंतर है, ये याद रखना, कल्पेबल होमिसाइड और मर्डर में केवल डिग्री का अंतर है, ठीक है। अब देखो, डेथ कैसे कॉज की? बाई एन एक्ट, बाई एन एक्ट, कोई एक्ट करके, इंटेंडिंग टू कॉज डेथ, आपका इरादा ही था मारने का, इंटेंडिंग टू कॉज डेथ, ठीक है। और लाइकली टू कॉज डेथ, या आपको लग रहा है कि मर सकता है आदमी, लाइकली टू कॉज डेथ, आपने किसी के सर के पीछे जोर से एक हथौड़े से मारा, तो आदमी इससे मर सकता है ना, मर ही जाएगा ये फिक्स नहीं है, पर मर सकता है, ठीक है। और विथ नॉलेज, नॉलेज बताया था स्टार्टिंग में, विथ नॉलेज, क्या आपको मालूम है कि इस सर, किसके सर पर हल्की सी टपली मारूंगा मर जाएगा, क्योंकि इसके ब्रेन ट्यूमर है पहले से, या इसकी इंटेस्टाइन में सूजन है, हल्का सा मुक्का मारूंगा मर जाएगा, और विथ नॉलेज टू कॉज डेथ, ठीक है, समझ गए।
अब एक बात समझो, ये जितनी चीजें लिखी हुई हैं यहाँ, ये सब मर्डर में है। मर्डर में भी आदमी मर रहा है, मर्डर में भी इंटेंशन है कि तुम डेथ कॉज कर दो, नॉलेज है कि तुम डेथ कॉज कर दो, ठीक है। लेकिन ये ज्यादा एग्रीवेटेड फॉर्म है, मोर एग्रीवेटेड, मोर सीरियस। CH मतलब कल्पेबल होमिसाइड, ठीक है, ज्यादा एग्रीवेटेड फॉर्म है कल्पेबल होमिसाइड का, ठीक है। अब अब एक चीज को समझने की कोशिश कोशिश करिएगा आप, कि मर्डर के कुछ एक्सेप्शंस भी हैं। लेकिन जैसे पहले मैं आपको एक बात समझाऊं, कि मर्डर और कल्पेबल होमिसाइड सर जब सेम ही है तो अलग अलग क्यों किया? क्योंकि सजा अलग अलग है बेटा। अगर मर्डर प्रूव हो जाए तो केवल दो ही सजा है, डेथ या लाइफ इम्प्रिजनमेंट। ठीक है, ठीक है, क्या क्या है? डेथ या लाइफ इम्प्रिजनमेंट, ठीक है। लेकिन आपका इसमें कल्पेबल होमिसाइड में सजा कम है, ठीक है। मैक्सिमम क्या कर सकते हैं, ठीक है, 10 साल, 10 years। क्योंकि बेटा डिग्री का अंतर है, समझो। हमने किसी सर के पीछे हथौड़ा मारा, गुस्से में मर गया वो, हमको मालूम था कि वो मर सकता है हथौड़ा मारने से, बिकॉज दैट एक्ट इज लाइकली टू कॉज डेथ, ठीक है। हथौड़ा मारने से आदमी मर सकता है, ये हमें हो सकता है ये, ठीक है, कि मर जाए, तो मर गया। तो कल्पेबल होमिसाइड के लिए हम गए, हमें सजा मिलेगी 10 साल की। अब हमने क्या किया मर्डर के केस में, हमने उसी आदमी को क्या किया, AK-47 की गोलियों से भून दिया पूरा। अब तो यार पक्का ही मर जाएगा ना। डिग्री का अंतर समझ रहे हो, डिग्री का अंतर है मर्डर और कल्पेबल होमिसाइड में। कुछ एक्सेप्शन है मर्डर के, कुछ एक्सेप्शन है मर्डर के, ये समझो। एक्सेप्शन मतलब अगर आपके ऊपर केस चल रहा है मर्डर का, तो आपके वकील का काम यह है कि वो ये प्रूव कर दे कि आप इनमें से किसी एक्सेप्शन में आते हो, ताकि आपको मर्डर की सजा ना मिले। समझ रहे हैं? पहला है ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन। अगर ये एक्सेप्शंस में से आप आ गए तो आपके ऊपर मर्डर की सजा नहीं मिलेगी आपको, ये मतलब है। ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन मतलब आपने किसी को मार दिया, लिया चाकू और 5 बार पेट में गोदा, एकदम जबरदस्त, मर गया वो। आप गए, कहा सर ये मर्डर नहीं है। कोर्ट ने पूछा क्यों नहीं मर्डर है? सर जब मैं अपने स्कूल से घर पहुंचा तो मैंने देखा वो आदमी जिसको मैंने मारा वो मेरी मम्मी को मार रहा था। अरे अब तो जस्टिफाई हो गया। ग्रेव और सडन प्रोवोकेशन, तुरंत आपने देखा और आपने ना इधर सोचा ना उधर सोचा, अब ये मर्डर क्या नहीं है? नहीं है। दूसरा, दूसरा प्राइवेट डिफेंस। रात में सो रहे थे, घर में चोर घुसे और बड़े बड़े चाकू लेके घुसे, आपने दूर से देखा, आपने फायर किया, आदमी मर गया, ये भी मर्डर नहीं है, ठीक है। पब्लिक ऑफिसर अगर अपनी ड्यूटी के समय, पब्लिक ऑफिसर अगर अपनी ड्यूटी के समय अपनी बाउंड्री थोड़ी ओवरस्टेप कर जाए, जैसे वो प्रोटेस्ट चल रहे थे, प्रोटेस्ट वायलेंट हो गए थे, काफी लोग आग वाग लगाने लग गए इधर उधर, तो पुलिस वालों ने रबर बुलेट मारी, उससे कुछ लोग मर गए, लेकिन तो मर्डर नहीं होगा ये, कि पुलिस वाले ने एक्स्ट्रा तो कर दिया, गलती तो कर दी, बट ये मर्डर नहीं है, ठीक है। अपनी जितनी उसकी पावर थी उससे ज्यादा आगे चला गया वो, ठीक है, जितनी उसकी पावर थी उससे ज्यादा वो आगे चला गया, ही हैज ओवरस्टेप्ड हिज बाउंड्रीज, ठीक है। लेकिन इसमें उसको मर्डर की तो सजा नहीं देंगे, ठीक है, क्योंकि ये मर्डर नहीं है, ठीक है। अच्छा, एक है सडन फाइट, विदाउट प्री मेडिटेशन, सडन फाइट, विदाउट, आप सोचे ओचे कुछ नहीं थे, एकदम से सड़क पे लड़ाई चालू हुई, आपको लोग लगे भड़ाभड़ मारने, आप भी लगे इधर उधर चलाने, विदाउट प्री मेडिटेशन इन अ सडन फाइट, और आपने कुछ ऐसा कर दिया जिससे वो मर गया, तो ये मर्डर नहीं होगा। ये थोड़ा अलग है प्राइवेट डिफेंस से, समझो। प्राइवेट डिफेंस में तुम अपने आप को प्योरली बचा रहे थे, इसमें तुम फाइट के बीच में ऑलरेडी पड़ गए हो, ठीक है, ठीक है। फिर क्या है, बस इतना ही बहुत तुम्हारे लिए, ये कंसेंट जोड़ लो, कि तुम भैया कंसेंट दे के तुम लोग बड़ा डेंजरस काम कर रहे थे, तुम दोनों ने सोचा, तुम दो दोस्त बैठे हुए हो,
सोचा कि आओ बॉक्सिंग खेलते हैं अपने ग्लव्स में ब्लेड लगा के, जो जीता वो सिकंदर, मर गया सामने वाला, तो मर्डर नहीं होगा ये, कंसेंट। ठीक है, कुछ और हो सकता है, वो सोचना तुम्हारा काम नहीं है। सजा हो सकती है मिले तब भी, इधर पब्लिक ऑफिसर को मिले कि आपने रबड़ बुलेट कैसे चलाई, लेकिन मर्डर की सजा नहीं मिलेगी। पॉइंट ये है, मर्डर में सजा सीरियस है ना, समझ रहे हो बात को? ठीक है, चलिए बच्चों, अभी के लिए इतना ही आपका इस टॉपिक में। पढ़ते रहिए, रिवाइज करते रहिए, अगली वीडियो के साथ आपके साथ आएंगे। थैंक यू वेरी मच।